ई लर्निंग में दुर्गेश में आपका स्वागत है। मैं गरिमा उपाध्याय। जैसा कि हम लोग ओशन जियोग्राफी यानी महासागरीय भूगोल है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग जो प्रशांत महासागर है उसका जो बॉटम रिलीफ है उसके बारे में जाने। अब जो है प्रशांत महासागर के बाद यानी क्षेत्रफल के आधार पे दूसरे क्रम पे आता है एरिया के आधार पे। तो दूसरा स्थान किसका है? अटलांटिक महासागर या आंध्र महासागर, दोनों उसी नाम से जाने जाते हैं, दोनों एक ही हैं, आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर। तो आज हम लोग जिसके बारे में जानेंगे वो है अटलांटिक महासागर। उसका जो बॉटम रिलीफ है यानी महासागरीय जो तली है उसमें जो उच्चावच पाए जाते हैं, यानी कि कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है, कहाँ पे बेसिन ज्यादा है, कहाँ पे शेल्फ ज्यादा है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले अटलांटिक महासागर किस एरिया में, इसका जो लोकेशन है एग्जैक्ट कहाँ है, किस महासागर के किस किनारे पर या किस महाद्वीप के किस किनारे पे ये अवस्थित है। तो जैसा कि आप इसमें पहले भी मैंने बताया, जब मैं 4 महासागरों के बारे में बता रही थी जो मुख्यतः मुख्य हैं, उसमें दूसरे स्थान पे अटलांटिक महासागर आता है प्रशांत महासागर के बाद। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका जो शेप होता है वो अंग्रेजी का जो लेटर होता है यस आकार का, उसी तरह का इसका शेप बनता है, जैसा कि आप इसमें ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको इसका जब बनाने जब चलेंगे तो इस तरह की इसकी आकृति आएगी। और जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, आपको मैंने डायरेक्शन बताया था और मैंने बताया था कि अगर आप मैप पढ़ रहे हैं तो आपको दिशा का पता होना बहुत जरूरी है। उसके बिना मैप में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको तरीका भी बताया था कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लाइनिंग बना लीजिए, उसके हिसाब से आप वो उसको रिलेट करके समझ सकते हैं। तो ये है, अगर हम यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग बनाए तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसका ये पश्चिमी भाग है, सॉरी ये पूर्वी भाग है। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये पूरा पूर्वी भाग है। और अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की तरफ से देखें तो ये अफ्रीका महाद्वीप का जो पश्चिमी किनारा है वो प्रशांत महासागर के पूर्वी किनारे पर अवस्थित है। अब ये चीजें डिटेल में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, इसलिए आप इस तरह से आप लाइनिंग करके आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका अटलांटिक महासागर। ये किसके किसके मध्य है? ये वाला हिस्सा आपका पश्चिमी यूरोप का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा, और इधर का हिस्सा आपका आ जाएगा जो ये अमेरिका, दोनों महाद्वीप है अमेरिका के, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उसका पूर्वी किनारा आ जाएगा। और अब हम अगर अटलांटिक महासागर के दृष्टि से देखते हैं कि इसमें कौन सा हिस्सा कहाँ पे है, तो ये जो पश्चिमी किनारा है, सॉरी हाँ, ये जो इसका अफ्रीका का पश्चिमी किनारा है ये अटलांटिक महासागर का पूर्वी किनारा पड़ेगा। और जो इसका अमेरिका महाद्वीप का जो पूर्वी किनारा है ये अटलांटिक महासागर का पश्चिमी किनारा पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पहले बता देना है कि हम पश्चिम दक्षिण पूर्व ये सब बीच बीच में बोलते रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन न हो। तो ये है आपका अटलांटिक महासागर। एटलस लेके बैठिए, एटलस में आप देखते जाएंगे सारी चीजें मिलती जाएंगी। एटलस में सब कुछ ये दिया हुआ है, बस जरूरत है कि आप उसको पढ़ें और उसको अच्छे से तैयार करें। अब देखते हैं, अब मेरा जो मेन टॉपिक है हम लोग का उस पे आते हैं, बॉटम रिलीफ अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक महासागर यानी आंध्र महासागर का तली यानी नीचे का जो हिस्सा है
वहां पे क्या स्थिति है, कितना एरिया है, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। देख लेते हैं। पश्चिम में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, पूरब में यूरोप तथा अफ्रीका के मध्य स्थित आंध्र महासागर 820 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने क्षेत्र में? 820 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये प्रशांत महासागर के बाद दूसरे स्थान पे आता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 1/6 भाग है और प्रशांत महासागर के कुल क्षेत्रफल का 1/2 भाग है ये प्रशांत। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे नहीं है। प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का 1/2 भाग है अटलांटिक महासागर। यहाँ पे आपको अगर ये क्लियर नहीं हो रहा तो हम बता दे रहे हैं। प्रशांत महासागर के कुल क्षेत्रफल का 1/2 है क्या? अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल। तो इसके बाद इसका जो आकार है मैंने आपको दिखा दिया, वही यहाँ पे बताया गया कि इसका जो आकार है वो यस अक्षर की तरह होता है, उसी समान दिखता है। 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसकी पूरब से पश्चिम चौड़ाई 5,920 किलोमीटर सर्वाधिक है। यहाँ पे ये इसलिए लिखा गया है 35 डिग्री, यानी नीचे वाला जो हिस्सा है, जो साउथ वाला हिस्सा है, वहां पे इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा। आप देख लेते हैं, मैप में भी देख लेते हैं, क्या ये सही है? ये कह रहे हैं कि 5,920 किलोमीटर यहाँ पे चौड़ाई सबसे ज्यादा है। कहाँ पे? 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। अक्षांश देशांतर मैंने आपको बताया था, ये आपका पड़ेगा 35 डिग्री। अगर ये कह रहे हैं तो लगभग ये यहाँ पे पड़ेगा 0, यहाँ पे आसपास कहीं यहाँ पे पड़ेगा, ये इतने एरिया के बीच पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चौड़ाई भी काफी ज्यादा है। ठीक है, इस हिस्से में। ठीक है, यहाँ पे चौड़ाई भी काफी ज्यादा है बाकी अन्य जो क्षेत्र हैं उनकी अपेक्षा। तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 35 डिग्री अक्षांश के पास ये सर्वाधिक चौड़ा है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका आंध्र महासागर के बारे में, जो मेन चीजें थी, कितना उसका क्षेत्रफल है, कहाँ पे चौड़ाई ज्यादा है, कहाँ पे कम है। अब इसके बाद जो महासागरीय मग्न तट होते हैं, यानी कि सारे जो महासागर हैं, जो ओशन है, वहां पे आपके शेल्फ यानी मग्न तट, यानी जल में डूबा हुआ जो छिछला भाग होता है, यानी कि महासागरों का अंतिम भाग, किनारे वाला जो भाग होता है, वो कहाँ पे कितना ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे कम ज्यादा है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है आपका महाद्वीपीय मग्न तट। दोनों तटों पर मग्न तट का अधिक विस्तार है। और आप लोग याद करिए कि जब हम आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बता रहे थे, यानी महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में बता रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो ये शेल्फ है यानी महाद्वीपीय मग्न तट है, वो सबसे ज्यादा अटलांटिक महासागर में ही पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? अटलांटिक महासागर में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कहीं पर चौड़ाई 80 किलोमीटर से अधिक है तो कहीं पर 2 से 4 किलोमीटर तक ही रह जाती है। ठीक है, तो है तो ज्यादा यहीं पे, लेकिन कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे 80 किलोमीटर या उससे ज्यादा भी होती है, कहीं पे बहुत ही कम होती है इसकी चौड़ाई। एक है आपका ग्रांड बैंक और डागर बैंक। यहाँ पे दो शब्दों का उल्लेख किया गया है, दो चीजों के बारे में बताया गया है। ये चीजें आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी की हैं।
लेकिन एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे यूज किया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ग्रांड बैंक और डागर बैंक, ये जो है ग्रांड बैंक, ये आपका वह है अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड, अभी हम आपको मैप में दिखाएंगे, न्यू फाउंड लैंड। और जो डागर बैंक है ये आपका बाल्टिक सी के पास में पड़ेगा। यहाँ पे इसका जो तली है वो बहुत ही छिछला है, और यहाँ पे जो करंट आती है यानी कि गर्म जल और ठंडे जल का मिलन स्थल है। तो वहां पे क्या होता है कि मछलियां जो घास खाती हैं या जो जीव होते हैं काई के रूप में, उन्हें खाती हैं। तो वहां पे जहाँ पे ठंडा और गर्म जल मिलता है, वहां पे ये जो प्लैंकटन नामक पदार्थ होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पे मछलियां आती हैं इसको खाने के लिए, और इस वजह से यहाँ पे मत्स्य उत्पादन का ये बहुत बड़ा ही केंद्र है। कौन सा है? ग्रांड बैंक और डागर बैंक। तो इसके बारे में यहाँ पे आप लोग इतना जानिए कि ये मत्स्य उत्पादन का दो बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, और जो इसमें ग्रांड बैंक है ये कार्ड फिश के लिए, कॉड मछली के लिए बहुत ही फेमस है। अटलांटिक सी में जो कॉड मछली मिलती है उसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पे इस तरह की जो मछलियां होती है बहुत ही ज्यादा पकड़ी जाती हैं। आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। न्यू फाउंडलैंड, ग्रांड बैंक तथा ब्रिटिश द्वीप के चारों ओर मग्न तट का अत्यधिक विस्तार है। मग्न तट यानी कि महासागर और महाद्वीप का अंतिम हिस्सा, और आपको पता है कि वहां पे तली जो है छिछला होता है। तो वहां पे जब छिछला भाग है तो वहां पे मछलियां आती हैं, उनके लिए बहुत ही अनुकूल दशाएं होती हैं, जहाँ पे कि गहराई ज्यादा नहीं होती है, वहां के भोजन की तलाश में वहां पे आती हैं। तो इस वजह से भी ये मत्स्य उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है। ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड के मध्य जो है मग्न तट बहुत ही ज्यादा चौड़े हैं। अब इसको मैप में देख लेते हैं। ये है अटलांटिक महासागर, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी इसमें बताया था, ये आपका ये वाला हिस्सा न्यू फाउंडलैंड कहलाएगा, और ये जो है ये यहाँ इसके किनारे का जो हिस्सा है ये पूरा, यहाँ पे आपका ग्रांड बैंक है। यहीं पे मछलियों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ से ये चूंकि बर्फीला क्षेत्र है यहाँ पे, तो यहाँ से ठंडी धारा और यहाँ से गर्म धारा यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे प्लैंकटन नामक जो घास होती है वो पैदा होती है, उसका उत्पादन होता है वहां पे। तो उसके लिए अनुकूल दशा होती है, उसको खाने के लिए मछलियां यहाँ पे आती है। दूसरा है आपका डागर बैंक, ये यहाँ पे है, इस हिस्से में आपका पड़ेगा, यानी कि ये जो इंग्लैंड या फिर आप कह लीजिए ब्रिटिश द्वीप समूह है, जो ब्रिटिश द्वीप समूह है, या इसके जो है पूर्वी हिस्से में आपका डागर बैंक पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। तो ये चीजें आपके दूसरा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अगली चीज इन्होंने कही कि इस हिस्से में आपका मध्य तट बहुत चौड़ा है। उसके बाद ये आइसलैंड है और ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, ये ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, याद रखिएगा इसको। ये है आइसलैंड, इसके बीच इन्होंने कहा था कि मध्य तट यानी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत ही ज्यादा चौड़े है। महासागरीय मध्य तट जो है वो बहुत ही ज्यादा चौड़े हैं। तो ये वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे, इस तरह से मिला के अगर सारी चीज सबको एक साथ मिला के कहें तो अटलांटिक महासागर में जो आपके ओशन सेल्फ है यानी कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, दूसरी चीज हो जाएगी, दूसरे दृष्टिकोण से उसको देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे महासागरीय जो मध्य तट है वो इस तरह से काफी ज्यादा एरिया को कवर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अब इसके बाद जैसा कि हम हमेशा कटक के बारे में जो रिज होता है यानी कि जल के अंदर उसका ज्यादातर भाग डूबा हुआ होता है, एक बांध जैसी आकृति होती है और कुछ काफी इतने ज्यादा ऊंचे होते हैं कि जल के ऊपर से उनकी जो सॉरी बड़ी चोटियां होती हैं वो दिखती हैं। उसको देख लेते हैं, मिड अटलांटिक रिज। ये कोई नई चीज नहीं है, जब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक बता रही थी तब से मैं इसके बारे में चर्चा करती रहती हूँ, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मिड अटलांटिक रिज जो यस आकार की आकृति अटलांटिक ओशन में बनती है, तो इसी की वजह से बनती है। इसका मतलब है कि ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक क्रम में बिना जो है विच्छिन्न हुए यानी बिना अलग हुए जो है वो एक बांध के रूप में यस आकार में बन रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि वो एक धरातली रूप ले ले। तो ये हो गया मिड अटलांटिक रिज। इसी ये मेन है, इससे इसकी कई शाखाएं बाहर निकली हुई हैं, उसके बारे में जानेंगे। मध्य अटलांटिक कटक, उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक यस आकार में 14,400 की लंबाई में 14,400 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। कहीं पर पश्चिम तो कहीं पर पूरब की तरफ ये झुका हुआ है। अभी हम आपको दिखाते हैं ये आइसलैंड से ये सॉरी आइसलैंड से ये बोवेट द्वीप तक फैला हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं, इस मैप में बोवेट जो द्वीप है आपका इस हिस्से में आएगा, यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे पड़ेगा। जो आइसलैंड का एरिया है ये यहाँ है। ये कह रहे हैं कि यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ तक पूरा आता है। ठीक है, तो 14,400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो यानी कि ये जो मेन रिज है ये उसके बारे में ये बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दिया। ये आइलैंड कहाँ पे है और ये आइसलैंड कहाँ से शुरू होता है, उत्तर में दक्षिण में, सारी चीजें मैंने बता दी। अब देखते हैं कि ये जो रिज है इससे जो इसका भाग जगह जगह पे निकला हुआ है, कहीं पे पूरब की तरफ झुका हुआ है, कहीं पे पश्चिम की तरफ झुका हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर डाल्फिन कटक, दक्षिण में चैलेंजर कटक कहते हैं। इसको एक नाम दे दिया है, तो एक ही मेन, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन मैंने बताया था, तो भूमध्य रेखा के जो उत्तर में है उसको बोलते हैं डाल्फिन रिज या डाल्फिन कटक, और जो दक्षिण में है उसको बोलते हैं चैलेंजर कटक। एक नाम दे दिया गया है क्योंकि काफी ज्यादा एरिया को कवर करता है, तो हर जगह एक ही नाम से जाना, कोई किसी चीज को जानना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जगह जगह पे लोग अलग होते हैं, अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, तो इस वजह से उसको स्थान स्थान पे अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो ये है आपका डाल्फिन कटक, ये है दक्षिण में चैलेंजर कटक कहलाएगा, यानी जो नीचे है मध्य में ही है, मध्य वाले अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में ही जो उत्तर में है वो डाल्फिन कटक कहलाएगा, जो दक्षिण में है वो आपका चैलेंजर रिज या कटक कहलाएगा। अब इसके कुछ निकले हुए हिस्से हैं, इसके जैसे आप कह लीजिए ब्रांच या शाखाएं जो कह लीजिए, उस वो निकले हुए हैं। अब उसमें सबसे पहला है विविल टॉमसन कटक, आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में है ये। ठीक है, इसको देख लेते हैं। विविल टॉमसन, यहाँ पे आप देखिए
इस हिस्से में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आपको ये दिखेगा, यानी कि ये जो फैला हुआ पूरा क्षेत्र है ये इस हिस्से में आपको ये दिखेगा। दूसरा है टेलीग्राफिक। टेलीग्राफिक टेलीग्राफिक ये आपका ग्रीनलैंड के दक्षिण में है। ग्रीनलैंड जो अभी मैंने आपको दिखाया था उसके दक्षिण हिस्से में पड़ेगा, यानी नीचे वाले हिस्से में क्या होगा, टेलीग्राफिक पठार। इसके बाद वाल्विस कटक है, ये अफ्रीका मध्य तट की ओर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास होगा। इसके बाद है रायो ग्रैंडी, ये दक्षिणी अमेरिका महासागर के जो बीच वाला हिस्सा है वहां पे ये पाया जाएगा, यानी दक्षिणी अमेरिका की ओर है ये। सियरा लियोन कटक ये एग्जैक्ट भूमध्य रेखा पर इसकी स्थिति पाई गई है। ये जो आपका रिज है निकला हुआ, अधिकांश भाग सागरी जल के नीचे डूबा हुआ है। कुछ चोटियां सागरी जल के ऊपर दृष्टिगत होती हैं, यानी सागरी जल के ऊपर निकली हुई दिखती है, जिसमें पीको द्वीप अंजोस आइलैंड है, उसमें पीको आइलैंड है, वो जो है सबसे ऊंचा है, क्योंकि ये जितने भी रिज हैं ज्यादातर हिस्से तो जल में डूबे हुए हैं, तो उसमें जो निकला हुआ सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका पीको आइलैंड। यानी यहाँ पे देखने पे ये आइलैंड लगता है, लेकिन ये किसी माउंटेन का या किसी रिज का सबसे ऊंचा हिस्सा है, जिसपे कि जिसको हम लोगों ने एक आइलैंड का नाम दे दिया है। चलिए अब इसको मैप में देख लेते हैं। ये है विविल थॉम्सन, मैंने आपको बता दिया। टेलीग्राफिक यहाँ पे आएगा आपका टेलीग्राफिक प्लेट्यू। इसके बाद है आपका वाल्विस रिज, वाल्विस कटक। इसके बाद है मिड अटलांटिक, इसी को यहाँ पे दक्षिणी मध्य अटलांटिक रिज का नाम दे दिया गया है, लेकिन है एक ही, जगह जगह पे इसका नाम अलग अलग है। इसके बाद है यहाँ पे रायो ग्रांडी, जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे है नहीं, लेकिन ये यहाँ के इस हिस्से में लगभग आएगा। ठीक है, ये ब्राजील बेसिन है, बेसिन वाला हिस्सा जहाँ पे जल चारों तरफ से आके एक जगह पे, चूंकि सागरी भाग है यहाँ पे इकट्ठा तो होना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे इकट्ठा होकर एक नए धारा के रूप में वो आगे की तरफ बढ़ता है। ये वाला डाल्फिन कटक, ये उभरा हुआ भाग है, जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका ये हिस्सा है, ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में डाल्फिन रिज या डाल्फिन उभार या राइज वाला, यानी उभरा हुआ जो हिस्सा है उसको बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे चैलेंजर राइज है या चैलेंजर रिज आप लोग बोल सकते हैं। ये जो है आपका ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे इसकी सारी शाखाएं निकली हुई हैं, एक तरह से आप ब्रांचेज कह सकते हैं इसको। अगर हम यहाँ से इसको लेके चलें, ठीक है, ये मिड अटलांटिक रिज है, ये देखिए कहीं पे ये पूरब की तरफ झुक रहा है, कहीं पे ये पश्चिम की तरफ। जो सियरा लियोन रिज है ये एग्जैक्ट इसी के ऊपर पाया जाता है। ये जो आपका इक्वेटर लाइन है यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन इसकी लोकेशन यहीं पे है, इक्वेटर लाइन पे मध्य में ये पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा हिस्सा है और इसका निकला हुआ भाग है, जैसा कि आप इसमें यहाँ देख सकते हैं टेलीग्राफिक प्लेट्यू है। ठीक है, कुछ हिस्सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा यहाँ के विविल थॉम्सन रिज है। उसके बाद है यहाँ पे वाल्विक रिज, आप देख सकते हैं इस हिस्से को कहते हैं, और रायो ग्रांडी इस वाले हिस्से में। ठीक है,
तो ये हो गया आपका रिज जो इसका निकला हुआ भाग होता है। आगे चलते हैं। ये मैप आपको इसलिए इसमें कुछ प्रमुख चीजें दी हुई हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको देख के आप इसमें सारी चीजें देख सकते हैं। उसमें मैंने जो मुख्य चीजें थी, प्रमुख चीजें थी, मेन थी, उसको मैंने बताया। अगला है आपका डीप। जैसा कि गर्त के बारे में हम लोग जानते हैं, ट्रेंच या इसको कह लीजिए जो महासागर का सबसे गहरा भाग होता है। तो प्रशांत महासागर में 32 जो गर्त होते हैं वो पाए जाते हैं, अटलांटिक महासागर में 19 पाए जाते हैं और हिंद महासागर में 6। तो जो प्रशांत महासागर है उसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अटलांटिक और हिंद महासागर में उतना बहुत नहीं गहरे मिलते हैं, लेकिन जो प्रमुख है वहां यहाँ पे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला है आपका, एक आता है डीप जो है पोर्टोरिको। ये पोर्टोरिको आइलैंड है, उसके पास में यहाँ उसके किनारे पर या फिर पास में कह लीजिए काफी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, काफी गहरा क्षेत्र है ये। और पश्चिमी द्वीप समूह यानी छोटे बड़े आप कैरिबियन सागर जो होता है या फिर मध्य अमेरिका यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का जो भाग होता है, जैसे इस तरह से होता है जो जोड़ता है अब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को। और ये जो बीच का ये सारे भाग होते हैं इसमें छोटे बड़े आपके, जिसमें क्यूबा, हैती, हिस्पनियोला और क्यूटो, पोर्टोरिको, ये सारी जो आइलैंड है वो छोटे बड़े मिलते हैं। तो संयुक्त रूप से इसको पश्चिमी द्वीप समूह बोलते हैं। तो यहीं पे पोर्टोरिको एक द्वीप पाया जाता है जिसकी गहराई है 8,385 मीटर और रोमशे है दक्षिण आंध्र महासागर या दक्षिणी अटलांटिक सी में ही पाया जाता है। ये 7,631 मीटर इसकी गहराई है। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं, इसकी लोकेशन। ये है आपका पोर्टोरिको आइलैंड, इसमें आप देख सकते हैं, सॉरी आइलैंड इस वाले हिस्से को बोलेंगे। ये है आपका गर्त, डीप या ट्रेंच आप इसको बोल सकते हैं। ये इतना जो आपको दिख रहा है इस कलर में, रेड कलर में, ये सारा जो है गर्त का हिस्सा है, गहराई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्थलीय भाग हैं जो जल के ऊपर निकले हुए हैं सारे, और ये इस हिस्से में ये आइलैंड है, ये जो सारा फैला इसके किनारे पे ये पोर्टोरिको आपका द्वीप है। अब चलते हैं रोमशे देख लेते हैं। रोमशे आपका पड़ेगा इस हिस्से में, यानी कि दक्षिणी, अगर भूमध्य रेखा आप यहाँ पे है, यहाँ से जाती है या फिर इस हिस्से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जो है ये इसके दक्षिण में है तो दक्षिण में ही पड़ेगा। तो दक्षिण और मध्य, बहुत नीचे नहीं है तो मिड में ना, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे ये पड़ेगा। और ये जो एरो दिखा रहा है ये प्लेट्स के बारे में। तो बड़े जो प्लेट्स हैं मैंने आपको बताया था, लेकिन छोटे भी प्लेट्स हैं उसको भी बताया था। तो जो छोटे प्लेट्स हैं वो हमेशा आपस में एक दूसरे के विपरीत या आसपास चलते रहते हैं। तो ये जो एरो है उसकी दिशा को बता रहा है। तो इसके मध्य में वो रोमशे द्वीप आपका पाया जाता है। आगे चलते हैं। इसमें ये मैप आपको दिखाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशन है उसको आप लोग जान लीजिए अच्छे से कि विदाउट वाटर जो उसकी तली है सागर की वो कैसी दिखती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निकला हुआ इसका हिस्सा,
ठीक है, ये उभरा हुआ हिस्सा है। और आप यहाँ पे अगर यहाँ पे करते हैं हम, तो ये देखिए यहाँ पे ज्यादा उभरा हुआ है, राइट, ये ज्यादा ऊपर की तरफ आया हुआ है। इसको डाल्फिन उभार, जैसा कि वहां पे लिखा हुआ था आप देखे थे, ये डाल्फिन उभार है। और नीचे जो है चैलेंजर उभार या चैलेंजर राइज इसको बोलते हैं। तो इस दोनों हिस्से में आपको ज्यादा ऊपर की तरफ उठा हुआ भाग दिखेगा। और यहाँ पे आपको जो छोटे बड़े दिखते हैं भाग, ये सारे द्वीप है, कुछ इस तरफ निकले हुए हिस्से हैं। ये आप वाल्विस रिज इसको मान सकते हैं। इसके मध्य में आप टेलीग्राफिक प्लेट्यू मान सकते हैं। इसके मध्य में आप विविल टॉम्सन जो रिज है उसको मान सकते हैं। और यहाँ पे जो अभी मैंने एग्जैक्ट आपको गर्त यानी डीप के बारे में बताया था, यहाँ पे है ये पोर्टोरिको ट्रेंच, जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके बाद बरमुडा ट्रायंगल के बारे में बहुत चीजें बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये इस पे चर्चा करना बहुत ही लेंदी हो जाएगा, लेकिन कभी इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। आज के लिए बस ये जान लीजिए कि इसकी जो लोकेशन है बरमुडा ट्रायंगल की, यहाँ पे है कनारी आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे है केप वर्डे आइलैंड, ये छोटे बड़े द्वीप का समूह है, उसको केप वर्डे आइलैंड बोलते हैं संयुक्त रूप से। और यहाँ पे अब चूंकि मैप में आप देख रहे हैं तो आप इसको एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सैंडविच आइलैंड भी है, और उसके पास में जो गहराई है, काफी गहरा भाग है, उसको सैंडविच ट्रेंच भी बोलते हैं, यानी एकदम ये साउथ में है। और इस हिस्से में आपका बोवेट आइलैंड होगा, जहां से ये आइसलैंड से शुरू होता है, बोवेट आइलैंड तक ये पर ये खत्म होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अटलांटिक ओशन के बारे में मैंने आपको बताया। मैप, डायग्राम, सारी चीजें आपको बताने की मैंने कोशिश की। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग हिंद महासागर के बारे में यानी इंडियन ओशन के बारे में सेम इसी तरह जानेंगे, लेकिन उसमें चीजें अलग होंगी, इसमें कुछ चीजें अलग है, उसके बारे में जानेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।